आप सबका ईपीजी में स्वागत है। मेरा नाम विनोद तिवारी है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। आज हम ईपीजी पाठशाला के प्रश्न पत्र हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी आलोचना पर बातचीत करेंगे। इस पाठ का उद्देश्य निम्नलिखित तरह से हमने विभाजित किया है, जिसके बिंदुवार विवरण इस तरह से हैं। सबसे पहले हम कहानी आलोचना का इतिहास और विकास जानने समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके तहत हम कहानी कला के वस्तु और अंतर वस्तु को समझने की कोशिश करेंगे। तत्पश्चात हम कहानी रचना प्रक्रिया और प्रविधि को जानने की कोशिश करेंगे और अंत में जो समकालीन हिंदी कहानी में बदलाव आए हैं, परिवर्तन हुए हैं, रूप और विषयों को लेकर के जो बदलाव हुए हैं, अनुशासन में बहुत जगह तोड़ फोड़ हुई है, उन सबको आधार बना करके हम कहानी की समकालीनता पर बातचीत करेंगे। कहानी और कविता मनुष्य की एक आदिम वृत्ति है और जब से मनुष्यता का और उसकी सभ्यता का विकास हुआ है, यह दो विधाएं कविता और कहानी अपने मूल रूप में उसके स्वभाव, उसके संस्कृति और उसके समाज के साथ विकसित हुई हैं। कहानी कला में दरअसल जब मनुष्य दो तरह से कहानी कहना और कहानी सुनना, इन दोनों के प्रति अपनी अभिरुचि दिखाता रहा है और यह केवल हमारे समाज में ही नहीं, पूरी दुनिया भर के समाजों में जो कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति और प्रवृत्ति रही है, उसकी शुरुआत मनुष्यता के उसी आदिम समाजों से जुड़ी रही है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो कहानी दरअसल हास, परिहास, उचित, अनुचित, न्याय, अन्याय, सुख, दुख, इन सारी ही जो मनुष्य की वृत्तियां हैं, जो अपने को वो सामूहिक ढंग से समाज में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, वह उसको रचने और कहने की प्रक्रिया में आता है। चूँकि यह जो हमारा समय है, यह लिखित कहानी का समय है, लेकिन वाचिकता में कहानी शुरू से ही चली आ रही है और उसी वाचिकता में जो उसका लक्ष्य होता है, वह दरअसल एक तरह से शिक्षण और मनोरंजन, यह दो उद्देश्य हुआ करते थे। लेकिन मनोरंजन के साथ साथ शिक्षण का जो लक्ष्य था, उसी में समाज को एक उपदेश भी देना था। अगर हम देखें तो कहानियों के उस पूरे ढांचे में जो शुरू से ही जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, हितोपदेश की कहानियां हैं, कथा सरित सागर की कहानियां हैं, बेताल पचीसी है, सिंहासन बत्तीसी है, या बौद्ध की जातक कथाएं हैं, या और भी जो हमें अरब और फारस से कहानियों का एक पूरा ढांचा मिलता है, जिसमें जो हजार दास्तान है, गुलिस्तां बोस्ता है, लैला मजनू हैं, तो इस तरह की कहानियों का भी एक वाचिक परंपरा में हमारे अपनी संस्कृति में पूरा सम्मिलन हुआ और फिर हमने उसको देखा, सुना। और सबसे महत्वपूर्ण है कहानी के अपने इस पूरी वाचिक परंपरा में कि जो समाज और संस्कृतियों का मेल होता है, वह दरअसल मनुष्य के एक सामाजिक पड़ाव और विकास को भी प्रदर्शित करता है। तो धीरे धीरे कहानी अपने उस कहानीपन से, जो किस्सा गोई जिसका एक मुख्य लक्ष्य था, उससे धीरे धीरे कैसे एक पड़ाव, दूसरे पड़ाव, तीसरे पड़ाव में विकसित होते होते आज जहां कहानी स्थिर है, उसमें दरअसल इन पड़ावों के साथ ढेर सारे परिवर्तन और विकास लक्षित किए जा सकते हैं। दरअसल इस विकास की प्रक्रिया में जब हम जिस न्याय बुद्धि की बात कर रहे थे या जिस शिक्षण की बात कर रहे थे, उसी में समाज के साथ एक प्रश्नांकन भी सन्निहित होता है और यह प्रश्नांकन ही मूलतः किसी भी समाज के विकास का एक आलोचनात्मक निष्कर्ष या आलोचनात्मक विकास की प्रक्रिया भी बनाता है या बुनता है। तो कहानी केवल उपदेश भर नहीं होती है या वो केवल मनोरंजन भर नहीं होती है, वह दरअसल एक तरह से साहित्य के अनुशासन में इतिहास, समाज के अध्ययनों और उनके प्रश्नांकन के साथ उसके विकास की प्रक्रिया को प्रकट करने वाली और चिन्हित करने वाली विधा भी होती है। इस लक्ष्य से कहानी आलोचना का जब हम विकास देखते हैं तो उस कहानी आलोचना में धीरे धीरे कहानी के शिल्प, कहानी के रूप, कहानी की टेक्निक और कहानी की प्रविधि
का भी विकास होता है, जिस पर कि हम आगे इस क्रम में बातचीत करेंगे। जिसकी बात अब हम कर रहे थे अभी कि प्रत्येक समाज अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में कहानी कहने और सुनने दोनों की ही प्रविधियों में आता है। जैसे हम दादी और नानी की कहानियाँ, एक वाचक होता है और वह वाचक किसी कथा विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहा होता है और उसमें एक सुनने वाला होता है। उदाहरण के बतौर एक राजा था, एक रानी थी, दोनों को कोई संतान न थी। तो इस बीच में जो सुनने वाला है वह हूँ या हुकारी जिसे हम कहते हैं, वह एक सन्निधित साथ देता रहता है उस वाचक का और उसका श्रवण करता रहता है। तो यह एक प्रक्रिया थी कहानी कला की, वह शुरुआती प्रक्रिया थी जिसमें वाचिकता में कहानी अपना रूप ग्रहण करती है। अन्य समाजों की तरह भारत में भी कहानी कहने सुनने की एक लंबी परंपरा है और जिसका अभी हम लोगों ने उदाहरण प्रस्तुत किया कि वह रामायण और महाभारत के आख्यानों, उपाख्यानों, बौद्ध जातक कथाओं, उन दास्तानों में जो अरब और फारस से आए, उन प्रेमाख्यानों में वह कहानी के विकास की परंपरा दिखती है। तो इसलिए एक तरह से हमारे अपने भारतीय समाज में कहानी कहने और सुनने की समृद्ध परंपरा मिलती है। लेकिन जहां हमने आकर के कहा कि दरअसल एक आलोचनात्मक समाज बनने की प्रक्रिया में कहानी कहाँ स्थिर होती है, वह जो शुरू की कहानियों का लक्ष्य है वह परियां, भूत प्रेत, जादू, तिलिस्म, जादू की छड़ी, अलादीन का चिराग, उड़न खटोला, ये सब एक तरह से उसके अपने चरित्र, उसके वस्तु हैं शुरू की और प्रारंभिक कहानियों की। लेकिन धीरे धीरे हिंदी कहानी जिसे आज हम जब देखते हैं तो वह हिंदी कहानी अब जहाँ खड़ी है वह इन परियों की दुनिया से, इन जादुई और तिलिस्मी दुनिया से, इन उड़न खटोला और जादू की छड़ी या अलादीन के चिराग की उस दुनिया से बाहर आ चुकी है और वह मनुष्य के अपने जीवन और यथार्थ की कहानी बन गई है। 1933 में प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में ही उनकी जो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ थी उसकी भूमिका में यह लिखा है कि दरअसल यथार्थ जीवन का प्रतिबिंब मेरी दृष्टि में कहानी कला की एक अनिवार्य कसौटी होती है। तो जब प्रेमचंद यह कह रहे होते हैं कि यथार्थ जीवन का प्रतिबिंब, अब आपको साहित्य की एक परिभाषा जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। प्रेमचंद जो कह रहे हैं कि यथार्थ जीवन का प्रतिबिंब कहानी कला की सर्वोत्तम एक तरह से दृष्टि है। तो निश्चित ही कहानी का फोकस अब वह मिथक वाली दुनिया नहीं है, वह जादुई और तिलिस्म वाली दुनिया नहीं है, वह देवदूतों और ईश्वर वाली दुनिया नहीं है, वह पूरी तरह से मनुष्य की वह दुनिया है जिसमें हम आप जीवन जी रहे हैं और जीवन में भागीदार हैं। तो इस दृष्टि से हिंदी कहानी का भी जो विकास है वह बहुत पुराना नहीं बनता है। आज जो हिंदी कहानी जिसे हम समझते हैं वह 100-150 साल का ही है और अपने कथ्य, कथानक और शिल्प में हिंदी कहानी इसी 100-150 साल में नए रूप ग्रहण करती है और नए आकार लेती है और उसका विकास भी इसी 100-150 साल में हुआ है। जैसे अगर हिंदी की पहली प्रौढ़ कहानी माननी हो तो वो 1915 में चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जिसकी कि हम शताब्दी मना रहे हैं और 100 वर्ष इस 2015 में उस कहानी का हुआ। तो वह जो कहानी है एक तरह से हिंदी कहानी के आगे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्थान प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद की कहानियाँ उस लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो राजेंद्र यादव कहते हैं कि दरअसल ईसा अल्लाह की कहानी, रानी केतकी की कहानी भारतीय दास्तान गोई की परंपरा की अंतिम कहानी है। वे लिखते हैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईसा अल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी में हमें यही सब तत्व अपने अंतिम रूप में मिलते हैं। इसके बाद तिलिस्मी उपन्यासों के नाम पर इन्हीं कहानियों का सिलसिला एक अंतिम परिणति पा लेता है। तिलिस्मी कहानियों में चमत्कारों और अलौकिक घटनाओं को तर्कसम्मत और वैज्ञानिक रूप देने का आग्रह है। पहले से सिद्ध जादूगरों की जगह अय्यार ले लेते हैं, अलौकिकता
और चमत्कार को तिलिस्मी वैज्ञानिकता और आधुनिक मशीनी कौशल से युक्त संगत बनाया जाता है। एक से एक विलक्षण घटना की कल्पना कर ली जाती है। विलक्षण कल्पना का ही सहारा लेते हैं राजा शिव प्रसाद सिंह अपनी राजा भोज का सपना और भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न नामक रचनाओं में। लेकिन भारतीय कहानियों का स्वरूप यहाँ आकर विराम पाता है और उसकी आत्मा विदेशों की चली आती हुई परंपरा से मिलकर एक नया स्वरूप ग्रहण कर लेती है। हिंदी में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में कहानी संबंधी आलोचना का कुछ भी प्रौढ़ ढंग से या व्यवस्थित ढंग से नहीं मिलता है। उसका कारण है कि कहानी आलोचना अपने मुकम्मल रूप में उस समय विकसित नहीं हुई थी। सन 1922 में प्रकाशित बाबू श्याम सुंदर दास की किताब साहित्यालोचन, पहली बार उसमें एक तरह से हिंदी कहानी पर, वह भी बहुत व्यवस्थित ढंग से नहीं, एक परिचयात्मक ढंग से बातचीत मिलती है। ठीक उसके बाद 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें शुक्ल जी कहानियों की संवेदना और परिस्थितिजन्य वातावरण को आधार बना करके एक एक दो दो वाक्यों में हिंदी कहानी की शुरुआती कहानियों पर अपनी टिप्पणियाँ या अपने निष्कर्ष देते हैं। 1930 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक साहित्य आलोचना में भी लगभग 116 पृष्ठों में कहानी संबंधी आलोचना मिलती है, लेकिन यह भी आलोचना परिचयात्मक ही है। 1933 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली चाँद नामक पत्रिका में कहानी कला शीर्षक से श्री राम नारायण यादवेंद्र का एक लेख प्रकाशित हुआ और यह कहानी कला को लेकर के एक तरह से पहला लेख था जिसमें कहानी के अंतर वस्तु, उसकी संरचना और उसकी प्रविधि पर ठीक से बातचीत की गई है। नलिन बिलोचन शर्मा का लेख आज की छोटी कहानी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सन 1950-51 में डॉक्टर सत्येंद्र ने प्रेमचंद की कहानियों के शिल्प पर अध्ययन किया और एक पुस्तक उनकी कहानियों की आई, प्रेमचंद की कहानियों का शिल्प विधान, और यह प्रेमचंद की कहानी कला का एक तरह से विश्लेषण करने वाली पुस्तक है। 1950 के बाद 1956 में जगन्नाथ प्रसाद शर्मा की एक कहानी की किताब आई। वह किताब दरअसल एक तरह से आधार है हिंदी कहानी आलोचना की, और उस किताब में कहानी के रचना विधान पर ठीक से विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तो हिंदी कहानी आलोचना का यह जो विकास है या जो उपलब्ध सामग्री है, वह दरअसल एक तरह से परिचय, व्याख्या और प्रस्तुतिकरण ही है। सैद्धांतिक स्तर पर या कथा आलोचना की दृष्टि से कहानी के अंतर्वस्तु, वस्तु रूप, रचना विधान, संरचना, उनके तत्वों को लेकर के बहुत ही कम बातचीत हुई है। अगर विकास का यह ताना बाना आगे जब हम बढ़ाते हैं तो जो नई कहानी आंदोलन है 1951 से और उसके बाद का, उसमें नामवर सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद से दो पत्रिकाएं, कहानी और नई कहानी में नामवर सिंह ने जो स्तंभ लिखे, बाद में वह उनकी किताब के रूप में भी प्रकाशित हुआ, कहानी नई कहानी इस शीर्षक से। इसमें दरअसल कहानी की बदलती हुई संवेदना और हिंदी कहानी कैसे अब तक अपने कहानीपन में एक नया मोड़ लेती है, एक नया प्रस्थान ग्रहण करती है। जैसे उन्होंने कुछ कहानियों के उदाहरण दिए। निर्मल वर्मा के परिंदे कहानी को उन्होंने पहली कहानी नई कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। उषा प्रियंवदा के वापसी कहानी को आधार बनाया। निर्गुण जी के कहानी को उन्होंने अपने विश्लेषण का आधार बनाया, और फिर कहानी आलोचना थोड़ा एक नए संवेदन और नए आधुनिक परिप्रेक्ष्य और सैद्धांतिकी में आगे विकसित हुई, जिसको कि आगे चल करके देवी शंकर अवस्थी, सुरेंद्र चौधरी, विजय मोहन सिंह, इन लोगों ने विकसित किया और एक मुकम्मल रूप दिया। अब हम लोग कहानी के
प्लॉट, उसके अंतर वस्तु, उसकी रचना विधान और रूप संरचना पर बातचीत करेंगे। दरअसल यह एक बहुत ही बहस तलब बात है कि क्या कहानीकार पहले कथ्य की खोज करता है, कथ्य का निर्धारण कर लेता है, तदनुरूप वह कहानी का प्लॉट रचता है, या कहानी के प्लॉट की प्रक्रिया में ही वह कथ्य की संरचना करता है या कथ्य बनाता है। बहुत सारे आलोचकों का यह मानना है कि कोई भी कहानीकार सबसे पहले एक कथ्य निर्धारित करता है, और कथ्य दरअसल कल्पना, गढ़ंत या किसी इतिहास या किसी मिथक या किसी समस्या प्रधान विषय वस्तु के आधार पर वह पाता है और ग्रहण करता है। तो दरअसल कहानी में कथ्य एक तरह से वह कहानी में क्या कहा गया है उसका लक्षण होता है। तो एडगर एलन पो, जो आधुनिक हिंदी कहानी के एक तरह से प्रस्तोता हैं, प्रवर्तक हैं, उन्होंने दो चीज़ें महत्वपूर्ण ढंग से इस पर रखा है कि एक तो कथ्य की खोज या कथ्य का निर्धारण कहानीकार पहले करता है, और तदनुरूप वह कथोपकथन, वातावरण, घटनात्मकता, नाटकीयता, दृश्यात्मकता, इन सबको वो कथानक के सहारे कहानी में रचने की कोशिश करता है। तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई, एक है कथ्य और दूसरा है कथानक। अब कथानक दरअसल कहानी में कैसे कहानी कही जाए, क्या कहा जाए यह तो कथ्य है, लेकिन कहानी कैसे कही जाए यह दरअसल कथानक के अंतर्गत आता है। तो उसमें चरित्रों को निर्मित करना, उन चरित्रों की परिस्थिति जन्य स्थितियों को निर्मित करना, उन परिस्थितियों के साथ जो देश है, समाज है, समस्याएं हैं, उनमें चरित्र कहाँ अवस्थित होता है, इनको देखना, यह दरअसल कथानक के अपने हिस्से हैं। और इसीलिए वाचिक परंपरा से जब कहानी लिखित की परंपरा में आई तो यह सृजन और थोड़ा सा मुश्किल हुआ। इसीलिए अगर केवल कथानक सफल है और कथ्य नहीं है तो बहुत ही आसानी से कहानी अपने प्लॉट और संरचना में तो जो बुनना चाहती है वो सफल होता है, लेकिन अपने उद्देश्य में वह असफल हो जाती है। इसको ही दरअसल कहानीकार सुदर्शन का मानना है और कहना है कि कहानी संसार की साधारण घटनाओं में से चुनी हुई हर वह घटना है जिससे पाठक का मनोरंजन हो सकता है। यह जरूर है कि कहानी लेखक के पास एक चौखटा हो और वह अपनी चुनी हुई और छांटी हुई घटना को उस चौखटे में बिठा सकने की क्षमता रखता हो। जिस तरह के लैंडस्केप संसार में पग पग पर फैले हुए हैं, ज़रूरत ऐसी आँखों की है जो अपनी पसंद के लैंडस्केप को आसपास की चीज़ों से अलग कर सके और उसके गिर्द घेरा डाल सके। पुराने युग में तिलिस्म कहानियों की सामग्री लेने के लिए परिस्तान और जादू नगरी में जाने की ज़रूरत थी, पर आजकल के लेखक को कहानी लिखने के लिए ज़रूरी है देखने वाली आँख और लिखने वाली कलम। देखने वाली आँख और लिखने वाली कलम, जिसकी अभी हम बातचीत कर रहे थे कि दरअसल यह देखने वाली आँख एक तरह से आपका वह फोकल पॉइंट है, अवलोकन बिंदु है, जहाँ से आप जो कहना है उसको उठाते हैं, चुनते हैं, और यही एक कथ्य का उदाहरण है कि आप दरअसल प्रस्तुत क्या करना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। ठीक उसी तरह से जो कलम है, वह कलम दरअसल कैसे उसको सृजित करती है, कैसे उसको रचती है। इसलिए इसी सृजन और कहन की बीच से कहानी बनती है और उसको वह अंत तक ले जा कर के अपने कथ्य में कथानक के सहारे, शिल्प की टेक्निक के सहारे प्रस्तुत करती है और अपने उद्देश्य को सन्निहित या निष्पन्न करती है। दरअसल यह जो देखने वाली आँख और लिखने वाली कलम का प्रश्न है, तो देखने वाली आँख के साथ यह प्रश्न जुड़ा हुआ है कि जो मनुष्य का समाज है,
जिस समाज में वह जी रहा है या जिस समाज के इर्द गिर्द वह अन्य लोगों के जीवन को ले रहा है, उसमें प्रश्नांकन की प्रक्रिया, उसमें उत्पन्न जो समस्याएं हैं वह, या जो जीवन यथार्थ है जिसकी बात अभी हम लोगों ने शुरू में प्रेमचंद के उस उदाहरण के सहारे की, वह कहानी में आ रहा है कि नहीं। और इसलिए जो विचार है, विचार यहाँ आइडिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि दरअसल जो दृष्टिकोण है उसकी ओर मेरा इशारा है। विचार वहाँ आइडिया के अर्थ में नहीं है। तो जो दृष्टिकोण है, जिसको कि अभी मैं कह रहा था कि यह एक तरह से जो फोकल पॉइंट है, अवलोकन बिंदु है, वह किसी भी रचनाकार की कहाँ पर जा कर के टिकती है, और विचार की प्रकृति दरअसल इसको निर्धारित करती है। इसी को सुरेंद्र चौधरी विचार की प्रकृति कहते हैं और कथ्य को विचार के समानार्थी मानते हुए इसको सिद्ध किया है। प्रसिद्ध कहानीकार जॉन बोलैंड को उद्धृत करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने लिखा है, सिर्फ विचार कहानी के निर्माण के लिए पूर्ण नहीं होता, किंतु उसे आना चाहिए प्रथमतः। एक बार यदि विचार आ गया तो उसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। वस्तुतः एक बार कथ्य अथवा वस्तु अथवा विचार के आ जाने पर उसके अवधारणात्मक अवधान हो जाने तक कथानक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रकार कथ्य का अवधान कहानी कला के विकास की पहली सीढ़ी है। तत्पश्चात कथानक, कथोपकथन, घटना, चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण आदि को उसी कथ्य के अनुरूप गढ़ा जाता है और अंत में वह कथ्य प्रस्तुत किया जाता है। दरअसल यह माना जाता है कि कई बार कलाकार यह करता है कि वह कहानी में कथानक के चमत्कार को पैदा करके या कथानक और शिल्प की जादूगरी पैदा करके अपने उद्देश्य या कथ्य को प्रदर्शित करना चाहता है। और सत्य तो यह है कि कहानी और इतिहास में थोड़ी भिन्नता है। इतिहास में सन और तथ्यों के अलावा कुछ भी सत्य नहीं होता, जबकि कहानी में सन और तथ्य कुछ भी नहीं है, उसके अलावा जो होता है वही उसका तथ्य सत्य होता है। इसलिए कथानक का चमत्कार पैदा करना या कथानक की जादूगरी पैदा करना और उसमें आंकड़े देना, उदाहरण देना, खबरों का या आप कह सकते हैं कि विचारों का पूरा फ्रेज देना, दरअसल कहानी कला की दृष्टि से कहानी को कमज़ोर करती है या माना जाता है। इसलिए कथानक की रचना प्रविधि दरअसल इतिहास लेखन की रचना प्रविधि नहीं हो सकती। कहानी अपने कथानक में घटनात्मकता को रच लेती है। यह एक बड़ी बात है कि कोई भी कहानी दरअसल जिस कथ्य को वह प्रस्तुत करना चाहती है उसके अनुकूल घटनात्मकता का निर्माण कैसे करती है, यह कहानी कहने वाले, लिखने वाले कलाकार पर निर्भर करता है। और यह घटनात्मकता का निर्माण भी क्या कोई गढ़ंत है या अपने समय, अपने समाज, अपने देश काल और अपनी समकाल से चुने हुए उस यथार्थ से है जिसको कि वह सृजित करके, रच करके, बना करके प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए पात्रों का, समस्याओं का, चरित्रों का रूपांतरण वह यथार्थ की मनोभूमि से लेते हुए भी और उसको हूबहू यथार्थ के रूप में प्रस्तुत न करते हुए एक कहानी के शिल्प में प्रस्तुत करता है। दरअसल आधुनिक हिंदी कहानी या समकालीन हिंदी कहानी यह करने में सक्षम हुई है और इस दृष्टि से उसका एक विकास हुआ है। तो सीधे सीधे अगर हम देखें तो यह कह सकते हैं कि कथानक दरअसल कथ्य को रूपबंध देने वाली एक विधा के रूप में या एक कला के रूप में या एक तत्व के रूप में कहानी में या उपन्यास में आता है। तो यह यथार्थ का रूपांतरण या यह रूपबंध देना कथानक के सहारे दरअसल कहानी की आत्मा है और इस कहानी की आत्मा को ही वह अंत तक कैसे निभाह पाता है, इस संबंध में अमृत राय का यह कथन द्रष्टव्य है।
यथार्थ के जिस हिस्से को आप रूपायित करना चाहते हैं, कल्पना उसे बॉडी देती है। बनी बनाई और सुनी सुनाई बात को लेकर यदि कहानी लिखी गई है तो वह कहानी नहीं है। दरअसल कथानक की योजना, उसकी रचना और उसका विकास एक ऐसा हुनर है जिसे हर कहानी अपने तरीके से, हर कहानीकार अपने तरीके से निर्मित करता है। किसी भी कहानी का सौंदर्य कथानक की योजना, कथानक रचना और उसके विकास की अन्विति पर ही निर्भर करता है। जगन्नाथ प्रसाद शर्मा लिखते हैं, कथानक के विकास में जो बात आवश्यक होती है वह है बुद्धि संगत प्रकृतत्व अथवा यथार्थता। इस यथार्थता से संबंधित सभी बातों में दरअसल वह बात भी सन्निहित है जो प्रस्तुतिकरण के द्वारा असलियत को और गढ़ंत को अलग अलग करती है। वह चाहे चरित्र की कोई विशेष वृत्ति हो, चाहे किसी घटना की अभिव्यक्ति, चाहे वातावरण का चित्रण हो या देश काल का कथन। इसी बात को बिंदुवार वो इस प्रकार रखते हैं, कथा के प्रवाह में काल के व्यवधान को सूचित करना। दूसरा, दृश्य और स्थान परिवर्तन का चित्र उपस्थित करना। तीसरा, चरित्र के मानसिक वृत्तियों के उत्कर्षापकर्ष को व्यंजित करना। चौथा, प्रभान्विति को उत्तरोत्तर तीक्ष्ण बनाते चलना। तो इस लिहाज से जो कुशल कलाकार है दरअसल वह कथ्य के अनुरूप कथानक को गढ़ता है, सृजित करता है, रचता है और उस गढ़ने, सृजित करने और रचने की जो टेक्निक है वह दरअसल कहानी का शिल्प होता है। अब इसी क्रम में अपनी प्रभाव में या प्रभावतात्मकता में कहानी में एक विशेष बात की गई है एकान्विति की। और यह एकान्विति दरअसल जब यह कहा जाता है कि कहानी अपने कथ्य और कथानक में जिस ढंग से विकसित हो रही है, चल रही है, वह पूर्वापर सामंजस्य अपने कथ्य में या कथानक के साथ अंत तक बना पाती है कि नहीं। अगर वह कहीं टूटता है, कहीं बिखरता है तो दरअसल उसकी एकान्विति भंग होती है। कुशल कलाकार इस एकान्विति को, इस एकतान को वो बनाए रखता है अपनी पूरी कहानी में। और इसी एकान्विति का यह जो की धारणा है या जो सिद्धांत है वह एडगर एलन पो ने दिया था। और इसको नामवर सिंह ने कहानी नई कहानी में आधार बनाते हुए एकान्विति को एक मूलाधार के रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि निस्संदेह इस कला का चरम विकास आधुनिक युग में हुआ जब उद्देश्य और कहानीपन दोनों घुल मिलकर इस तरह एक हो गए कि उद्देश्य से अलग कहानी के रूप की कल्पना भी कठिन हो गई। कहानी के संबंध में आधुनिक युग के प्रथम कहानीकार एडगर एलन पो के एकान्विति शब्द से निसंदेह अनेक अर्थों की संभावनाएं हैं। कहानी की यह आंतरिक एकता केवल रूप गठन तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसकी वस्तु का भी समाहार करती है। जिस प्रकार कविता में अर्थ व्यंजना अथवा वस्तु व्यंजना से भिन्न लय की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार कहानी में भी वस्तु व्यंजना से भिन्न कहानीपन की कल्पना करना खतरनाक है। वस्तु व्यंजना से रहित लय कोरे पद्य को जन्म देती है और उससे रहित कहानी कोरी आख्यायिका को। तो स्पष्ट है कि दरअसल जिस आँख, जिस कलम की बात हो रही थी, जिस जीवन यथार्थ की बात हो रही थी, तो कोई भी कहानी बिना विचार के और बिना दृष्टिकोण के वह अपने कथ्य में और अपने उद्देश्य में एक मुकम्मल कथ्य निर्मित नहीं कर सकती है। इसलिए विचार प्रधान कहानी या समस्या प्रधान कहानी या जिसे आप कहते हैं मनोरंजन की कहानी या उपदेश की कहानी, उन सब में एक लक्ष्य रहा है कि हम समाजों को, जो मनुष्य के भिन्न भिन्न सामुदायिक समाज हैं, उनमें कैसे हम मानवीय सभ्यता को एक उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाने की क्षमता में अपनी पहल, अपना हस्तक्षेप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हिंदी कहानी आलोचना के एक दूसरे समीक्षक
सुरेंद्र चौधरी इसी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि दरअसल जो वस्तु विधान है वह कहानी और की रचना प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और इसीलिए E.M. फास्टर, E.M. अल्ब्राइट आदि के कथनों को उद्धृत करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने लिखा है कि प्लॉट स्टार्ट मोस्ट कॉमनली विथ एन आइडिया, अर्थात संरचना बिना किसी विचार के संभव नहीं होती है। दरअसल यह जो बात मैं कह रहा हूँ वह मूलतः जो हिंदी में या दूसरी भी भाषाओं की आलोचना में रूप और वस्तु को लेकर के जो एक झगड़ा है उसकी ओर इशारा करते हुए कि किसी भी रचना में रूप महत्वपूर्ण है या उसकी वस्तु और उसका उद्देश्य। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो वस्तु और रूप दोनों का ही महत्व है, लेकिन वस्तुहीन या विचारहीन रचना का कोई महत्व नहीं होता है। अब जहाँ हम बातचीत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, दरअसल कथ्य पर बात हुई, कथानक पर बात हुई। अब इस कथ्य और कथानक को प्रस्तुत करने की जो टेक्निक है जिसे हम शिल्प कहते हैं, और वह शिल्प दरअसल हर कहानीकार का, हर लेखक का, हर रचनाकार का अपना होगा। एक ज़माने में जहाँ से हिंदी कहानी शुरू होती है तो वह तिलिस्मी, अय्यारी, जादुई, चमत्कार और जासूसी कहानियों का शिल्प था। धीरे धीरे विकसित होने के साथ साथ वह दृश्यात्मकता, चित्रात्मकता, नाटकीयता के शिल्प में कहानियाँ आईं। फिर वह मनोवैज्ञानिक प्रविधि की कहानियाँ आईं। नई कहानी में अंतर्मुखता, वैयक्तिकता, निजीपन, इन सबको कैसे प्रस्तुत किया गया यह नई कहानी का है। बाद में अगर हम देखें तो फैंटेसी, जादुई यथार्थवाद, इस तरह के शिल्प का भी विकास हुआ। फ्लैशबैक एक महत्वपूर्ण शिल्प और प्रविधि है कहानी को प्रस्तुत करने की। इन सब के बावजूद यह भी सत्य है कि इन तमाम प्रविधियों और शिल्प के अलावे भी सहज सरल मुहावरे में जो आम बोलचाल या आम शिल्प या आम जनता को कम्युनिकेट करने वाली, संप्रेषित करने वाली बात हो सकती है, उस कहानी का भी एक महत्व है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण हिंदी में प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद ने कोई एक बधा बधाया शिल्प नहीं लिया है। सहज सरल मुहावरेदारी वाली भाषा उनकी कहानियों की विशेषता है। और वह देखा जाना चाहिए कि दरअसल एक ही भूगोल में दो रचनाकार, कहानीकार, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद, बनारस का ही भूगोल है दोनों का, भाषा एक है और समय एक है, लेकिन आप इन दोनों की कहानियों को अगर देखेंगे तो यह कहानियाँ अपने कहन में भिन्न हैं। अब यह भिन्नता कहाँ से है? यह भिन्नता केवल कथानक की भिन्नता नहीं है, यह भिन्नता केवल शिल्प की भिन्नता नहीं है, यह भिन्नता दरअसल विषय चयन से लेकर के कथ्य निर्धारण तक है। प्रेमचंद के विषय वस्तु में दरअसल वह आम जनजीवन है, उसकी समस्याएं हैं, जिसे हम जन कहते हैं, उस जन की अपनी समस्याएं, उसका जीवन, उसकी जीवन विधियां और उस जीवन विधियों को संचालित करने वाली उन शक्तियों का ताना बाना प्रेमचंद रचते हैं। जबकि वहीं जयशंकर प्रसाद ठीक इतिहास, मिथक और पुराण को संस्कृति के धरातल पर अपने कथा विषय में ले आते हैं और विषय वस्तु का आधार बनाते हैं। तो विषय चयन, कथ्य का निर्धारण दरअसल कथानक को, शिल्प को निर्धारित करता है, संचालित करता है। इस उदाहरण के लिए मैंने इन दो कहानीकारों को समानांतर प्रस्तुत किया जो एक भूगोल, एक भाषा और एक समकाल में रच रहे थे, लिख रहे थे। अब हम इस पाठ के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। कथ्य, कथानक, शिल्प, कथा आलोचना में हिंदी कहानी की आलोचना के विकास और हिंदी कहानी की प्रारंभिक जो अवस्था थी उन सब पर बातचीत करते हुए दरअसल जो एक सबसे महत्वपूर्ण बातचीत है
वह यह है कि कहानी जब वाचिक थी तब भी और आज जब वह लिखत के रूप में मौजूद है तब भी एक यह प्रश्न उठता है कि कहानी कह क्या रही है, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। वाचिक परंपरा में जब यह वाचक कहानी को सुना रहा होता है तो जहाँ वो कहानी ख़त्म करता है तो श्रोता जो है वो पूछता है प्रश्न कि आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ के साथ ही अब जो वाचक है वो कहता है किस्सा गया वन में सोचो अपने मन में। तो वहाँ वो एक कहानी जहाँ तक कह लिया है उसको छोड़ देता है। इसलिए अब ये दो बातें हो गई, एक तो यह है कि कथ्य को उसने निष्पन्न कर दिया, लेकिन साथ ही यह भी है कि कोई भी कहानी कभी भी पूरी नहीं होती है। और यह महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि दरअसल कहानी को जिस शिल्प में परिभाषित किया गया है उसमें यह कहा जाता है कि कहानी परिस्थिति की एक कौंध है, या और भी कुछ लोगों ने कहा है कि वह ध्रुपद की एक तान है। अब एक तान, एक कौंध एक किसी विशेष परिस्थिति में प्रस्तुत तो होती है, लेकिन क्या वह पूरी तरह से एक ही परिस्थिति को भी कह पाती है? इसलिए सवाल यहाँ से पैदा होता है कि कहानी कहाँ ख़त्म होती है और निष्कर्ष क्या देती है। बहुत सारी कहानियाँ हिंदी में भी और भारतीय भाषाओं में भी, दुनिया भर की भाषाओं में भी कई बार बिना निष्कर्ष के ख़त्म होती हैं। वह परिस्थिति को सृजित करती हैं और उन परिस्थिति जन्य तनावों में, स्थितियों में वह निष्कर्ष सन्निहित होता है। जैसे कि प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन, इसको लेकर के दो तीन तरह की बातें होती है, जिसमें एक वर्ग यह बात करता है कि प्रेमचंद कफन में कोई निष्कर्ष नहीं देते हैं। सवाल यह है कि क्या कहानी निष्कर्ष दे करके ही पूरी होगी, या वह जिस समस्या को उठा रही है उस समस्या के परिस्थिति निर्माण की सघनता को इतने शिद्दत के साथ प्रस्तुत करती है, इतनी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करती है कि वह दरअसल निष्कर्ष उसके आगे छोटा हो जाता है। कफन कहानी में जो भूख की समस्या है और उस भूख की समस्या की जो मार्मिकता है, उस मार्मिकता के साथ जहाँ प्रेमचंद चोट करते हैं, क्या वह निष्कर्ष नहीं है? अगर आप उस निष्कर्ष को उसके अंतर वस्तु के साथ नहीं पकड़ पा रहे हैं, तब तो फिर कहानियों का वह पुराना ढांचा जहाँ किसी उपदेश में वह जा कर के ख़त्म होती थी, आपकी अपेक्षा उसी ढांचे और उसी उपदेशात्मकता में अभी भी निष्कर्ष पाने की है, जो कि समकालीन हिंदी कहानी या आधुनिक हिंदी कहानी में कई बार वह बिना निष्कर्ष के ही ख़त्म होती है। इस संदर्भ में नई कहानी के एक महत्वपूर्ण कहानीकार निर्मल वर्मा का यह कथन देखना चाहिए। कहानी का हर डिटेल एक भिन्न किस्म का तापमान, तनाव ग्रहण करता है। उपन्यास की तरह कहानी के ब्यौरे केवल माध्यम मात्र ही नहीं हैं, जो एक दूसरे से जुड़ते हुए अंत में एक समग्र प्रभाव छोड़ते हैं, बल्कि कहानी में हर डिटेल अपनी ही ज़िंदगी से स्पंदित होता हुआ एक स्नायु तंत्र है। और जब कहानी ख़त्म होती है तो कुछ भी पूरा नहीं होता, क्योंकि उसमें कभी कुछ भी शुरू नहीं होता। यही कारण है कि आज की कहानियाँ लंबी और बड़ी होती हैं और कई बार वह एक उपन्यास की ओर उन्मुख होती है, क्योंकि उसमें कहने की या ख़त्म कर देने की, कहानी को ख़त्म कर देने की वह जो निष्पन्नता है वह छूटती है या कमतर होती दिखती है। इसलिए कथा वस्तु दरअसल या कथा का उद्देश्य दरअसल किसी निष्कर्ष में जा कर के ही सिद्ध करना नहीं होता है। वह विज्ञान के किसी सिद्धांत की तरह नहीं है, जिसमें विज्ञान प्रयोगात्मक आधार पर एक प्रयोग करता है और उसके आधार पर अंत में यह एक निष्कर्ष देता है, इति सिद्धम। कहानी दरअसल इति सिद्धम वाला निष्कर्ष नहीं दे सकती है, क्योंकि वह जीवन क्रम में, जीवन की परिस्थितियों में और जीवन अनुभवों के साथ संरचित होती चलती है, और इसीलिए कोई भी कहानी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है।
इस प्रकार आज की इस बातचीत में जो निष्कर्ष निकल कर के आता है कि दरअसल कहानी आलोचना हिंदी में अभी भी एक व्यवस्थित और मुकम्मल तौर पर प्रौढ़ ढंग से सामने नहीं आई है, क्योंकि कहानी का जो रूप है, उसकी जो संरचना है, उसमें जो बदलाव आए हैं। जैसे आज की कहानी में अगर हम देखें, समकालीन हिंदी कहानी में, तो जिस फैंटेसी की, जिस जादुई यथार्थ की या रूपक की जो कहानियाँ हैं, या जिसे हम कथा रिपोर्टाज आज कह रहे हैं, या आज जैसे एक नया ट्रेंड हिंदी कहानी में शुरू हुआ है लघु प्रेम कहानियों की, तो यह इनका विकास, इनका बदलाव कैसे और किन स्थितियों में हुआ है, दरअसल वह हिंदी आलोचना के पास ऐसे बदलाव को, ऐसे परिवर्तन को पकड़ने की, उनके साथ एक आलोचना विकसित करने की ज़रूरत है। और यह ज़रूरत धीरे धीरे उन पुराने तत्वों को, जो देश काल, वातावरण, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, परिस्थिति निर्माण, इनके साथ लेते हुए भी सामाजिक परिवर्तनों के साथ मनुष्य की जो जीवन की जटिलताएं हैं, जो सुविधाएं हैं, या जो चालाकियां हैं इधर जो विकसित हुई हैं, उन सबके ताने बाने को जब तक हिंदी आलोचना नहीं समझेगी, तब तक वह समकालीन हिंदी कहानी के इस परिवर्तन को, इस बदलाव को और हिंदी की कहानी की विकास यात्रा के साथ उसको रख करके देखने में, समझने में वह पूरी तरह से सफल नहीं होगी। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदी कहानी और हिंदी आलोचना की सफलता इसी में है कि वह समकालीन परिस्थितियों, सामाजिक बदलावों, मनुष्य के जीवन की जटिलताओं, उस जीवन में आए तमाम नए नए अत्याधुनिक तंत्रों और उपकरणों की जो अपनी जगह है, उस जगह ने उनकी संवेदना को, उनके मर्म को कहाँ तक प्रभावित किया है, इसके साथ अगर हम इन चीज़ों को लेते हुए हिंदी कहानी और उसकी आलोचना को देखेंगे, रखेंगे, तो शायद एक मुकम्मल बातचीत बन सके। धन्यवाद।